नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें से सीटेट के फर्स्ट पेपर में भी 2 नंबर फिक्स होता है तथा सीटेट के सेकंड पेपर में भी 1 से 2 नंबर फिक्स होता है। वह यह टॉपिक जो कुछ फिक्स टॉपिक है सीटेट के, उनमें से एक है। जैसे कि मैंने आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाई दी है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास तथा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी पढ़ा दिया है। साथ ही NCF 2005, NEP 2020, ये सब जो टॉपिक हैं ये फिक्स आते हैं। तो उसमें से एक फिक्स टॉपिक ये भी है कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो इसको ध्यान रखिएगा। आज हम जिस टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? कोहलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये जो सिद्धांत है वह हिंज की कहानी पर आधारित है। इस सिद्धांत को देते वक्त उन्होंने एक कहानी के माध्यम से समझाया था जो हिंज की कहानी पर आधारित है। हिंज नामक एक व्यक्ति के स्टोरी पर आधारित है। अगला बिंदु है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था सिद्धांत भी कहा है। तो इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया पर एवं उन्हें सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक मानने का क्या तात्पर्य है, चलिए उसको देखते हैं। सार्वभौमिक का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्था से होकर जरूर गुजरेगा। मतलब कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्था को एक क्रम में ही होकर गुजरेगा। ये नहीं है कि पहले किसी और स्तर पे वो नैतिक तक सिद्धांत सीखेगा फिर किसी और स्तर पे। इन्होंने जो स्तर बताया इसी स्तर से होकर सारे बच्चे जाएंगे। अगला बिंदु है कि नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी ऊपर ही कि नैतिक विकास की अवस्थाएं क्रम में आएंगी। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। ये देखिए कोहलबर्ग की ये चित्र है। तो इसमें पहला जो स्टेज होगा वो अवॉइडिंग पनिशमेंट, फिर सेल्फ इंटरेस्ट आता है, फिर गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आता है। लास्ट में कौन सा आता है? लास्ट में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आता है या नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो इन्होंने कहा था कि नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है कि नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में विभिन्न भिन्नताएँ भी होती हैं। अब चलिए देखते हैं जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी नैतिकता का सिद्धांत। इन्होंने जो हिंज की कहानी पर आधारित थी, तो हिंज की कहानी चलिए देखते हैं क्या थी। जो हिंज की कहानी थी, इसमें यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और ज़िंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी तथा उसके पति का नाम हिंज था। तो यूरोप की एक महिला थी जो बीमार थी और मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर के अनुसार एक तत्व रेडियम था जिससे इसकी जान बचाई जा सकती थी। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। तो उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था, जिस कारण उस औरत को पति हिंज उसे खरीदने में असमर्थ था। चूँकि रेडियम के निर्माण में वह बहुत अधिक धन लूट रहा था, इस कारणवश उसका जो पति हिंज था वह उस रेडियम खरीदने में असमर्थ था। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूं और आपको कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा कि मैंने इस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए ही की है। तो उस फार्मासिस्ट ने कहा कि मैंने ये जो रेडियम की खोज की है वह अधिक धन अर्जित करने के लिए ही की है, मैं आपको दवा नहीं दे सकता ऐसे। उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हिंज को गुस्सा आ गया और उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर उसके दुकान से उस रेडियम की दवा चुरा ली। तो उसके बाद जब उसने कहा कि मैं दवा नहीं दे सकता हूँ, तो हिंज ने क्या किया, वह गुस्सा में आ गया और उससे उसकी दुकान को तोड़फोड़ करके वह रेडियम नामक दवा जो थी उसको चुरा ली। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। कोहलबर्ग ने यह हिंज की कहानी के आधार पर 2 प्रश्न पूछे तथा उन 2 प्रश्नों के बारे में बताया जिसने उसने 2 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। तो उसमें पहली चीज़ उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, मॉरल डिलेमा, जिसे नैतिक दुविधा कहते हैं। तो उन्होंने पहला बिंदु क्या बताया, मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा। तो कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम सही और गलत के मध्य में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम सही क्या चुनें और गलत क्या चुनें, और इसी ही मोरल डिलेमा या नैतिक दुविधा कहते हैं। और इस कहानी के आधार पर जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसे चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर चोरी कर लेगा तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। तो वह समझ नहीं पा रहा है कि वह सही क्या है गलत क्या है और वह क्या करना चाहिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम नैतिक दुविधा कहते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट उसने बताया नैतिक तर्कणा का या मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग क्या है? दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। तो मोरल डिलेमा के बाद मोरल रीजनिंग आती है। मतलब मोरल डिलेमा में क्या था कि जब हम सही व गलत में क्या चुने यह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मोरल रीजनिंग में क्या होता है, बहुत विचारों के बाद सही और गलत के बीच में चयन कर पाते हैं। जैसे कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस रेडियम को चुराने का फैसला किया। उसने आलोचना देखती हैं। कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो चलिए आलोचना देखते हैं। पहली आलोचना ये है कि गिलगिन नामक एक महिला थी। गिलगिन ने कहा था कि आपने अपनी थ्योरी में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। तो गिलगिन ने कहा था कि आपने अपनी थ्योरी में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। उन्होंने महिलाओं के अनुसार वो अपनी थ्योरी नहीं बताई है। तथा दूसरा आलोचना इनकी ये हुई थी इस सिद्धांत की कि इस थ्योरी में कल्चरल डिफरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो इस थ्योरी में कल्चरल जो इंपॉर्टेंस है, ये कल्चरल डिफरेंस है। मतलब एक बच्चा गरीब है, एक बच्चा अमीर है, एक बच्चा किसी चोर के यहाँ पैदा हुआ है, एक बच्चा किसी सच्चे बयान पैदा हुआ है, तो वो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इन्होंने कल्चरल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि ये बताया कि जो नैतिकता का स्तर है सबके लिए समान है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्चरल डिफरेंस होने के कारण नैतिकता का स्तर सबके लिए समान नहीं हो सकता। कोहलबर्ग ने अगला बिंदु है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिसे इन्होंने 3 अवस्थाओं के 6 चरणों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया तथा 6 चरणों में, हर अवस्था के 2 भाग किए। तो पहला नैतिकता का स्तर देखते हैं। पहला नैतिकता का स्तर क्या है? प्राक रूढ़िगत या प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 से 10 वर्ष होता है। वर्ष भी पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो विभिन्न हिंदी में नाम होते हैं विभिन्न सिद्धांतों के, इसको आपको नहीं याद करना। आपको याद क्या करना है? इंग्लिश में नाम। हिंदी के नामों में हमेशा बदलाव होता रहता है हर बार, लेकिन जो इंग्लिश के नाम होते हैं वह सेम ही रहेंगे। तो इसलिए आप इसको प्री कन्वेंशनल के नाम से याद करिएगा, जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। इस अवस्था में, इस स्तर में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत नहीं पता होता है। तो नैतिकता का स्तर प्री कन्वेंशनल में शून्य होता है तथा इसमें बच्चों को सही गलत का नहीं पता होता। तथा नैतिकता जो तर्कणा दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। देखते हैं प्री कन्वेंशनल के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। पहला कौन सा स्तर है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें सजा या आज्ञा पालन की वजह से नैतिकता दिखाता है। तो इसमें जो बच्चा है वह सजा के डर से या आज्ञा पालन की वजह से नैतिकता दिखाता है। मतलब जैसे इसमें चित्र दिखाया गया है कि एक पुलिस के अगर आप डरते हैं तो पुलिस की डर की वजह से आप नैतिकता को दिखाएंगे। तो इसलिए इस पहली अवस्था कौन सी होती है? बच्चा जो है सजा या आज्ञा पालन की वजह से नैतिकता दिखाता है। अगला इस स्तर प्री कन्वेंशनल का अगला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इसमें जैसे को तैसा स्टेज भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका साधनात्मक सापेक्षा उन्मुखता का जितना महत्वपूर्ण नाम है उतना ही से जैसे का तैसा भी स्तर पूछते हैं कि जैसे का तैसा स्तर कौन सा होता है, तो वह प्री कन्वेंशनल का दूसरा भाग होता है, जिसे साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि तैसा क्यों कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है, आप उसकी पेंसिल तोड़ेंगे तो वह भी आपकी पेंसिल तोड़ देगा, इसलिए इसे जैसे का तैसा सिद्धांत कहते हैं। मतलब आप जब बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यह 2 भाग हैं, पहले प्री कन्वेंशनल के, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। दूसरा स्तर जो है वह रूढ़िगत नैतिकता स्तर है, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 10 से 13 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, वर्ष भी पूछते हैं। तो कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष होती है। 10 से 13 वर्ष के बालकों में होती है या बच्चों में होती है। इसमें समाज के मानकों के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाता है। इसमें जो बच्चा है वह समाज के मानकों के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाता है और सही गलत का निर्णय करता है। तो कन्वेंशनल स्टेज में समाज के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अनुसार नैतिकता दिखाता है तथा सही गलत का निर्णय करता है। इसके भी कन्वेंशनल स्टेज के भी 2 भाग हैं। इसमें पहला भाग है अच्छा बनने का उन्मुखता, अच्छा बनने की उन्मुखता, जिसे गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तीसरा स्टेज है। मतलब कन्वेंशनल स्टेज का पहला भाग है तथा वैसे टोटल देखा जाए तो तीसरा स्टेज है। इसे गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहते हैं। और गोल्डन रूल का विचार भी इस अवस्था में आता है। इसको ध्यान रखिएगा, गोल्डन रूल का विचार इस अवस्था में आता है। तो गोल्डन रूल क्या होता है, अब ये भी प्रश्न बनता है। तो गोल्डन रूल का अर्थ है कि जिसमें बच्चा अच्छा बनना चाहता है ताकि उसकी अच्छी इमेज बन सके, वह अच्छा नंबर लाना चाहता है ताकि उसके पापा उस पापा के सामने वो उसकी अच्छी इमेज बने, उसे गुड मिले। तो गुड बॉय व गुड गर्ल मतलब कि उसे गुड मिलने की वजह से उसे सब अच्छा कहें, इसलिए वह अच्छा काम करना चाहता है। इसलिए इसे गोल्डन रूल का विचार भी इसमें कहते हैं और गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज इसका नाम है। तो कन्वेंशनल स्टेज में जो अगला भाग है, दूसरा भाग है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसका नाम है। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है,
कानून तथा सामाजिक नियमों की व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इसमें क्या होता है कि कानून तथा सामाजिक नियमों की व्यवस्था को बनाए रखता है बच्चा, अर्थात अगर सिग्नल की लाइट रेड हो जाएगी तो वह बच्चा रुक जाएगा। तो इसमें ये होता है कि कानून के हिसाब से बच्चा पालन करता है, जैसे कि सिग्नल की लाइट अगर रेड हो जाएगी तो वह रुक जाएगा, मतलब जो नियम निर्धारित हैं उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है। लास्ट स्तर जो है, तीसरा स्तर, वह है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 वर्ष की ज़्यादा से बच्चों की उम्र के होते हैं। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसमें जो उम्र होती है वह 13 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए ही होती है, तथा इसमें क्या होता है कि खुद की तर्क से नैतिकता चुनता है, मतलब खुद की तर्क से वह सोचने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह दूसरों के बारे में नहीं ज़्यादा देखता, वह खुद से सोचने लगता है क्या सही है, क्या हमें ये करना सही होगा या ये करना गलत होगा। इसके भी 2 भाग होते हैं। तो इसके पहला भाग है जो 5वां स्तर होगा, मतलब टोटल 5वां स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का पहला होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा मानता है कि नियम लोगों के लिए हैं, और अगर नियम तोड़ने से किसी बच्चे का भला होता है, किसी लोग का भला होता है, तो नियम बदल सकते हैं। तो इसमें बच्चा क्या मानता है कि नियम लोगों के लिए ही बने हैं, अगर नियम तोड़ने से किसी का भला हो रहा है तो हमें वह करना चाहिए और नियम को बदल देना चाहिए। तथा इसका भाग दूसरा क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसका भाग 2 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें खुद के स्टैंडर्ड बच्चे सेट कर लेते हैं तथा उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वह खुद के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है और दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें क्या, इस स्टेज में लास्ट स्टेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि दूसरे के फायदे के लिए बच्चा अपनी जान पर भी खेल जाता है, और इसमें न्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस अवस्था में न्याय जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे सामाजिक कानून को तोड़ना ही न पड़े इसके लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो लास्ट 6ठी स्टेज होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, न्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए, चाहे उसके लिए सामाजिक कानून उसे तोड़ना ही ना पड़े, वह न्याय करेगा। अगर उसके समझ में न्याय लग रहा है कि हमें ये करने से न्याय मिलेगा और वह कानून के खिलाफ भी होगा तो वह करेगा। और इस अवस्था की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें हीरो बनने की विशेषता आ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें हीरो बनने की विशेषता आ जाती है। चलिए अब हम नैतिकता कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत को पढ़ लिए। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकें। इसमें पहला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो यह किस अवस्था में होता है कि यदि बच्चा ईमानदार है तो आपको आपके माता पिता पर आपको गर्व होगा और इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास में, या गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में। मतलब यह किस अवस्था में होता है कि बच्चा ईमानदार होने पर उसके माता पिता गर्व करें, इसलिए बच्चे ईमानदार होना चाहता है। वह कौन सी अवस्था होती है, गुड बॉय गुड गर्ल अवस्था ना, वह अवस्था नंबर 3 होती है, जिसमें अच्छा बनने की उन्मुखता होती है। बच्चा गोल्डन रूल भी जिसमें आ जाता है कि वह बच्चा अच्छा बनना चाहता है ताकि उसकी इमेज अच्छी बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा। व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं और संभावित सजा शामिल है। तो कोहलबर्ग से सिद्धांत के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेने में क्या शामिल होता है, व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, नहीं ये नहीं शामिल होती। व्यक्तिगत मूल्य शामिल होते हैं, नहीं। पारिवारिक अपेक्षाएं, ये तो तीसरे स्तर में, ये मतलब रूढ़िगत स्तर के भाग 1 मतलब स्टेज 3 में आती है, गुड बॉय गुड गर्ल। तथा संभावित सजा, तो हाँ, तो सजा जिसको कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सजा के डर से ही वह नैतिक निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो नैतिकता का स्तर किसमें शून्य होता है, स्तर 1 में। स्तर 1 में जो होता है नैतिकता का स्तर बिल्कुल शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। तो एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का जन्म कब दे सकता है, जब नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहलबर्ग की आलोचना मैंने 2 आपको बताई थी, इसमें कौन कौन सी है चलिए देखते हैं, आपको याद भी है कि नहीं। कोहलबर्ग नैतिक विकास का स्पष्ट चरण नहीं दिए, नहीं स्पष्ट चरण तो उसने दिए थे। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत को प्रस्ताव रखा, नहीं ये भी नहीं, गलत है ये। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिए कि नैतिक तर्क विकासात्मक हैं, या फिर कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था, गिल्गिन ने यह ही आलोचना की थी कि आपने अपनी थ्योरी में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सी आलोचना है कि कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक निर्णय में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर आता है? तो बताइए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस सिद्धांत पे आता है, किस स्तर पर? उत्तर परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर या विशिष्ट अनुक्रिया स्तर? तो वह परस्पर स्वरूप अभिमुखता जो आता है वह किस पर आता है? परंपरागत स्तर पर या कन्वेंशनल स्टेज पे आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है कि कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुक्त होना संकेत है। पूर्व लौकिक नैतिकता, देखिए मैंने आपको बताया था कि आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद करिए। हिंदी में रूढ़िगत भी आता है और लौकिक भी आ सकता है। तो जो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है वह कि कौन से स्टेज पे आता है? तो स्टेज 2 पे आता है। स्टेज 2 के मतलब पार्ट 1 में अगर स्टेज देखें तो वैसे तो स्टेज 3 हो गया, क्योंकि 6 स्टेज में बटे हैं। 3 स्तर होते हैं, स्टेज 6 हो जाते हैं। 3 स्तर होते हैं, भाग 6 हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किस स्तर पे आता है? तो वह पूर्व लौकिक प्री कन्वेंशनल पे नहीं। प्री कन्वेंशनल के 2 भाग कौन कौन से हैं? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता और साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या जैसे का तैसा स्टेज जिसे कहते हैं। और उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज आता है। कन्वेंशनल स्टेज में ही गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पहला भाग है। तो वह कौन में आएगा? लौकिक नैतिकता जिसे कहते हैं, जिसे रूढ़िगत नैतिकता भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 6 है, कोहलबर्ग इसमें विश्वास रखता है कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। सांयोगिक क्रम में नैतिक फैसले के स्तरों को खोल देना। अंतिम स्तर के नैतिक फैसलों की पहुंच सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। यह पर्यावरणीय निवेश पर नैतिक फैसला आश्रित नहीं होता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? कोहलबर्ग किसमें विश्वास रखता था कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति जो होती है वह ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। इसका मतलब क्या होगा? जो नैतिक फैसले मतलब नैतिकता का विकास होगा वह एक स्तर से दूसरे स्तर पर आश्रित होता है और वह ज्ञान के विकास से ही संबंधित होता है। तो ज्ञानात्मक परिपक्वता पर आधारित है। प्रश्न 7 है, निम्नांकित में से किसमें बच्चों में नैतिकता का विकास अध्ययन किया? तो वह कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या? तो लॉरेंस कोहलबर्ग किसमें संबंधित है? नैतिक विकास से। प्रश्न 9 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इसको तो मैंने कराया कि कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। प्रश्न 10 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इसका मतलब कौन सा होगा? 4 से 10 वर्ष के बच्चे। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण या व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार? तो कौन से करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और भी 1-2 करेंगे। हाँ, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर का और ग सही हो जाएगा। प्रश्न 11 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा क्या है। सही और गलत में से कोई एक डिसीजन जब आप ले लेते हैं तो उसे ही मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा कहते हैं। प्रश्न 12 है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है जब वह नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसमें टिक लगे हैं, लेकिन मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देने के लिए इस प्रश्न को लिया हूँ। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि समान प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। बिल्कुल, सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, मतलब या जो श्रृंखला दी गई है या जो स्टेज दिए गए थे वह सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए समान है। अगला प्रश्न 14 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। पूर्व परंपरागत स्तर का पहला स्टेज कौन सा होता है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो उसमें क्या होता है कि वह दंड से बचने के लिए नैतिकता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस सेशन में इतना ही। अब हम नए सेशन में किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।